खबर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपने आप में नजीर बना रहा है कानून का पालन कैसे किया जाता है और कैसे करवाया जाता है। 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी में कैसे क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की जाती है। अब अपराध की एक नई फाइल उत्तर प्रदेश में खोली गई और टारगेट पर रखा गया ड्रग माफिया। डबल इंजन की सरकार है और किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। यूपी में योगी राज, माफिया जड़ से साफ। यहाँ पे जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। बाबा का सख्त तेवर, अपराधी कांपे थर थर। कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। क्राइम के खिलाफ योगी का नया चैप्टर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया बस्त। योगी राज यानी जिस प्रदेश में अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। जहां बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले न सिर्फ लंगड़ा बनते हैं बल्कि हाथ जोड़कर सरेआम माफी मांगते हैं। चाहे कोई बदमाश हो या फिर माफिया, अपराध करके बच नहीं सकता। और अब यूपी में क्राइम की नई फाइल खुलने वाली है और वो है ड्रग माफिया। इस नए चैप्टर को ओपन करने के लिए सीएम योगी ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। नशे के विरुद्ध इस युद्ध के लिए सीएम योगी ने क्लियर मैसेज दे दिया है, जिसके तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और मजबूत बनाया जाएगा। एएनटीएफ को आधुनिक तकनीक, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और हाईटेक सिस्टम से लैस किया जाएगा। एएनटीएफ के सभी 6 थानों और 8 यूनिट में परमानेंट मैन पावर और स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। नशे के सौदागरों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में उसे और भी ज्यादा मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। स्थायी फोर्स, इंस्पेक्टर और एसआई की तैनाती के साथ ही सभी 6 थानों पर न्यायालय आवंटन के भी निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने जैसे ही निर्देश दिए, उसका एक्शन भी देखने को मिलने लगा। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में नशा तस्कर के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसके बाद नशा तस्करों में खौफ भर गया है। वहीं सहारनपुर में पुलिस ने 20,000 के इनामी नशा तस्कर आसिफ खान को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 4 किलो से ज्यादा अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिनकी कीमत लगभग 4 करोड़ 33 लाख रुपए है। यानी योगी ने नशे के विरुद्ध जिस जंग का आगाज किया है, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाया जा चुका है। गौतम नगर में मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। विगत 3 वर्षों में 1 अरब 46 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं और इनकी तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जा रही है। ऐसी ही कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगी। 20,000 का जो इनामिया है, जो एनडीपीएस में मादक पदार्थ की तस्करी में इन्वॉल्व है, वो गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से 4.32 किलोग्राम जो स्मैक है वो बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 43 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसके पास एक मोबाइल फोन, एक कार और 7,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। ये जो ऑपरेशन सवेरा हमारा लगातार चल रहा है, उसमें ये एक बड़ी बरामदगी है और इसमें लगातार हमारी बरामदगी जो है वो होती रहेगी। सीएम योगी जो तय करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं और अब उनके टारगेट पर नशे के सौदागर हैं। आंकड़ों की जुबानी समझिए, सीएम योगी ने जब से यूपी की कमान संभाली है, यूपी में अपराध पर कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। 8 सालों में योगी फोर्स ने कुल 15,726 एनकाउंटर किए, जिसमें 256 दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया गया और एनकाउंटर की कार्रवाई में 10,324 अपराधी घायल हुए। इस दौरान 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें चोर लुटेरे से लेकर रेपिस्ट और मर्डरर जैसे हर तरह के अपराधी शामिल हैं। और अब अगला नंबर ड्रग माफियाओं का है, जिसकी कमर तोड़ने के लिए योगी फोर्स का एक्शन शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में
किस तरह क्राइम का ग्राफ साल दर साल लगातार गिरा है, अब ये आंकड़ों के जरिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। खुद तय कीजिए, साल 2017 यानी कि जब मौजूदा सरकार अस्तित्व में आई, जब योगी आदित्यनाथ ने जिस साल मुख्यमंत्री पद की शपथ, 4324 मर्डर की वारदात सामने आई। 2023 तक आते आते ग्राफ गिरा और 3206 वारदातें रिकॉर्ड। साल 2017 में रेप के मामलों की घटनाएं में 4246 से बदलकर 2023 तक 3516। 2017 में लूटपाट की 4089 वारदातें, 2023 में 1354। साल 2017 में डकैती की 263 घटनाएं घटी थी, तो साल 2023 में 73 रहे। हालांकि लोगों की सुरक्षा के लिए ये आंकड़े अभी भी ज्यादा हैं, जिन्हें कम होने की जरूरत है। लेकिन ये आंकड़े बताने का के पीछे मकसद सिर्फ ये कि पता चले कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस किस रफ्तार के साथ काम कर रही है। क्राइम रेट लगातार गिर रहा है और अब अगला नंबर है नशे के सौदागरों के ऊपर एक्शन लेने। और अब बात करते हैं संभल की, जहां एक डबल एक्शन सामने आया। एक साल पहले संभल में हिंसा हुई थी, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले प्रमुखता के साथ जी न्यूज ने आपको दिखाई थी। इस एक साल के बाद हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभल में कानून व्यवस्था को संभाला, उसको कड़ा किया, जो कि एक बड़ी वजह रही कि जब भी माहौल बिगड़ने की आशंका होती है, वहां पहले से पुलिस फोर्स मौजूद है। और आज होने वाले जनता उर्स मेले को भी परमिशन नहीं मिली। उसी की वजह से हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी भी करती। ये अभी तो लगातार दबिश और तलाश के बाद भी फरार चल रहा है। संभल में योगी फोर्स के डबल एक्शन की ये दो तस्वीरें देखिए। पहला एक्शन ये है कि संभल में आज से शुरू होने वाले मौजमी उर्स के मेले पर रोक लगा दी गई है, और दूसरा एक्शन ये कि संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी तेज हो गई है। योगी फोर्स के इस ताबड़तोड़ एक्शन से संभल में भाईजान बेचैन है। पहली वजह मौजमी उर्स मेले पर लगी रोक है, जिसका आयोजन सालों से प्रशासन से बिना परमिशन लिए किया जा रहा था। लेकिन पिछले साल संभल में हुई हिंसा और उसके बाद जारी जांच की वजह से योगी फोर्स ने इस बार उर्स पर बैन लगा दिया। संभल पुलिस के इस फैसले से नाराज उर्स इंतजामिया कमेटी के लोग वकीलों की फौज के साथ एसडीएम कोर्ट में परमिशन लेने पहुंच गए, लेकिन उर्स की परमिशन नहीं मिल पाई। शासन की तरफ से मत दी गई कि ये है कि आप परमिशन लीजिए, तो परमिशन के लिए वहाँ के साहिब सज्जादा हजरत मौलाना सैयद डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब किबला और सैयद अब्दुल मियां साहब, सैयद अकरम मियां साहब और उनके वती अधिवक्ताओं ने मत का अपना पक्ष रखा है एडीएम साहब के समझ, और अवती के उसकी तरीके से सारी औपचारिकताएं पूरी की हैं उन्होंने समझी। मैं भी वहाँ पर 60 साल से आया बराबर, लिहाजा उसकी इजाजत लेने के लिए आए थे। हमें इजाजत दे देनी चाहिए, इसमें कोई परेशानी पहले ना आई है ना आएगी। खास बात यह है कि संभल में उर्स पर रोक लगाने की शिकायत भी मुस्लिम पक्ष ने ही दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि उर्स में जुटाई गई रकम गलत कामों में इस्तेमाल होती है, जिसे रोककर इसकी जांच की जानी चाहिए। धन उगाही का एक माध्यम बना रखा था बरसों से, और जब मुझे इसकी पूरी जानकारी हुई कि ये बगैर अनुमति के करते हैं, तो मैंने उसके लिए आपत्ति लगाई। योगी फोर्स का संदेश साफ है कि अब ये वो संभल नहीं जहां उपद्रवियों और कट्टरपंथियों का राज था। हिंसा के एक साल बाद संभल की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। वहीं हिंसा में शामिल उपद्रवियों का भी पूरा इलाज किया जा रहा है। संभल हिंसा में शामिल 133 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, और जो बचे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई तेज है। इन्हीं में से एक है हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो फिलहाल दुबई में छिपा बैठा है। योगी फोर्स ने 1 महीने पहले शारिक साठा के मकान पर नोटिस लगाकर उसे 1 महीने के भीतर हाजिर होने को कहा था, लेकिन शारिक नहीं आया, जिसके बाद अब उसका मकान कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही उसके खिलाफ 2 केस भी दर्ज किए गए हैं। इसकी गिरफ्तारी न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। वन ऑफ द मास्टरमाइंड शारिक साठा, जिसको 4 राज्यों की पुलिस को तलाश है, इसके ऊपर 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इस व्यक्ति को संभल पुलिस के द्वारा ढूंढा जा रहा है। ये कई मुकदमों के अंदर वांछित है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शारिक साठा की करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। शारिक पर लगे आरोपों की बात की जाए तो उसने संभल हिंसा के लिए लोगों को उकसाया, हिंसा के लिए फंडिंग कराई, हथियार भिजवाए। 8 साल पहले दुबई भागे शारिक पर 54 केस दर्ज है। शारिक साठा पर दाऊद से कनेक्शन के भी आरोप है।
फिलहाल शारिक को इंटरपोल की मदद से भारत लाने की कोशिश भी हो रही है और योगी फोर्स उस पर कानूनी हंटर भी चला रही है। 1 महीने पहले उसके मकान पर कोर्टी का नोटिस चस्पा करके उसको ताकीद की गई थी वो 1 महीने के अंदर कोर्ट में या पुलिस में हाजिर हो, लेकिन अब समय सीमा समाप्त होने के बाद भी सारिक साटा अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। अब इस मामले में एसआईटी ने नखासा थाने में 2 FIR दर्ज कराई है और पुलिस के आला अफसरों को अपनी रिपोर्ट दी है ताकि सारिक साटा के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सके। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभव। तो वहीं क्राइम के खिलाफ ऑल इंडिया सुपरहिट एनकाउंटर सीरीज जो चल रही है उसमें योगी मॉडल कैसे देश के अलग अलग राज्यों में अपना इंपैक्ट दिखा रहा है, मैं एक बार वो रिपोर्ट भी आपको दिखा। अपराधियों के खिलाफ योगी का ऑपरेशन क्लीन मॉडल हिट। यूपी से पंजाब तक बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहा है। यूपी में योगी फोर्स ने शातिर गौ तस्करों पर शिकंजा कसा, तो दिल्ली में पुलिस ने हिमांशु गैंग के गुर्गे को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया, तो पंजाब के फजलका में मान फोर्स ने आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या में शामिल शूटर बादल को मुठभेड़ में ढेर किया। भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे, आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। यूपी में बदमाश कोई भी हो, क्राइम किया तो इलाज सिर्फ एक, और वो है बंदूक से निकली गोली, जिसके बाद बदमाश पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहता। पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। क्राइम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में फोर्सेस को फ्री हैंड है और नतीजा ये कि यूपी में एनकाउंटर का रिकॉर्ड बन रहा है। बीती रात एक बार फिर ऐसी एक्शन की तस्वीरें सामने आई। उन्नाव में इनपुट के आधार पर एक्शन किया गया। गौ तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए घेराबंदी की गई। बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन जैसे ही जवाबी कार्रवाई हुई तो दोनों बदमाश लंगड़ाते नजर आए। घेराबंदी करने के दौरान ही दोनों जो भी वाहन पर बैठे हुए व्यक्ति थे वह पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे। इस पर एसओजी टीम और थाना पूर्वा की टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिससे 2 बदमाश घायल हो गए। उनके पैर में गोली लगी हुई है। दोनों के कब्जे से 2 अदद तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और 2 फायर किए हुए कारतूस बरामद हुए हैं। वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन की तलाशी में 20 गोवंश बरामद हुए हैं, जिनको गौशाला में भेजा गया है। हालात ये कि यूपी में अपराध के रास्ते पर जो भी जा रहा है वो यूपी पुलिस के एक्शन के बाद गुनाह से तौबा कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, यह है शातिर लुटेरा जितेंद्र उर्फ जीतू, जिसे बुलंदशहर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और चलने के लिए जिसे अब कंधों की जरूरत है। जितेंद्र पर यूपी, हरियाणा और दिल्ली में 38 केस दर्ज हैं। ये जो व्यक्ति जितेंद्र है ये एक शातिर किस्म का चोर है। इसके ऊपर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 28 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। थाना सिकंदराबाद में भी 1031/25 मुकदमा संख्या थी। इसमें ये व्यक्ति जो है वांछित है। जो घायल है इसको उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें की जा रही है। और यूपी का यही मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। दिल्ली में गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिसमें द्वारका में हिमांशु भाऊ गैंग के गुर्गे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। अंकित नाम के इस बदमाश पर 2020 में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल को गोली मारने का आरोप है। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। दिल्ली की द्वारका पुलिस लगातार अंकित और दीपक को ढूंढ रही थी और इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने मुखबिरों को इलाके में लगा रखा था। बड़ी बात तो यह है कि इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने दोनों के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अंकित साईं बाबा मंदिर के पास बस स्टैंड पर आने वाला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और द्वारका पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। क्राइम के खिलाफ योगी मॉडल की तस्वीर फजलका में भी दिखी।
जहां आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या में शामिल शूटर बादल को ढेर किया गया। यानी साहब, योगी फोर्स के एनकाउंटर मॉडल ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपराधियों पर कहर ढा रखा है। उन्नाव से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और दिल्ली से चरण सिंह सहरावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन उत्तर प्रदेश का सिर्फ बुलडोजर मॉडल नहीं, सिर्फ एनकाउंटर मॉडल नहीं है जो हर जगह हिट। बुलडोजर मॉडल और एनकाउंटर मॉडल हर जगह यही मॉडल काम साधते हुए दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से बिहार तक यही चीजें सामने आई, जहां मैसेज क्लियर कि अपराध, अतिक्रमण और अवैध गैंग के लिए सेफ जोन नहीं। चाहे अपराधी हो या कब्जाधारी, बाबा का बुलडोजर हर किसी का हिसाब करता है और यूपी से रफ्तार पकड़ता हुआ बुलडोजर अब देश के दूसरे हिस्सों में भी हुंकार भर रहा है। हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया था। आज देखते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। योगी का ये ब्रह्मास्त्र बिहार में एनडीए शासन आते ही आग उगल रहा है। बिहार के सीमांचल का किशनगंज इलाका बुलडोजर की दहाड़ से गूंज उठा। यहाँ की झुग्गियों से नशे का कारोबार चलाने की खबर मिली थी, जिसके बाद आज सुबह नशा तस्करों के अवैध ठिकानों पर पीला पंजा चलना शुरू हो गया और एक एक कर नशा माफिया का किला ध्वस्त होता गया। किशनगंज में नशा तस्करों पर बुलडोजर चला तो राजधानी पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर हथियार बना। पटना के दीघा और कारगिल चौक इलाके में प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर साफ संदेश दिया कि बिहार चुनाव में योगी ने जिस बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया था वो जमीन पर उतर चुका है। बिहार ही नहीं, बाबा का बुलडोजर पहाड़ में भी दहाड़ रहा है। उत्तराखंड की धामी फोर्स का पीला पंजा विकास नगर में चला और करीब 100 बीघे में बने अवैध प्लॉट को समतल कर दिया। साथ ही धामी फोर्स ने कॉलोनाइजर को चेतावनी भी दी कि अगर दोबारा अवैध प्लॉटिंग कर अतिक्रमण किया गया तो नतीजा बेहद बुरा होगा। अब देखिए एमपी के खंडवा से आई बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें। यहाँ लव जिहाद के आरोपी का घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। आरोप है कि अरबाज नाम के युवक से तंग आकर एक युवती ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद मोहन फोर्स ने पहले आरोपी और उसके परिवार को जेल बंद किया, जबकि नगर परिषद ने आरोपी के घर में अतिक्रमण का नोटिस चस्पाकर उस पर बुलडोजर चला दिया। अलग अलग सूबों और शहरों से आई ये तस्वीरें महज बानगी हैं कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर सबसे कारगर हथियार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको याद होगा अतीक अहमद का नाम। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में उसके नाम की चर्चाएं हुई, एक सुर में उसके नाम पर काम होता था। लेकिन योगी राज में शिकंजा कसा गया। अब उसके बेटे अबान का एक वीडियो वायरल है। बैकग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग भी नजर आ रहा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसका ताजा उदाहरण आपको इस तस्वीर में दिख भी जाएगा। ये तस्वीर अतीक के 5वें बेटे अबान अहमद की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बैकग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग सुना जा सकता है। वीडियो में अबान अहमद कई लोगों के साथ डिनर करता दिख रहा है और लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में चल रहे डायलॉग में कहा गया है कि हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं। इस डायलॉग ने वीडियो को और ज्यादा विवादित बना दिया। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये वीडियो किस शादी समारोह का है और किसने इसे वायरल किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हालांकि ये वीडियो कब का है और किसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में न तो कोई आधिकारिक बयान सामने आया और न ही वीडियो की सत्यता की पुष्टि हो सकी है। बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद शामिल था, जो बाद में झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं, जबकि एक बेटा मारा गया, जबकि 2 बेटे अभी जमानत पर बाहर हैं। पुलिस की नजर अब इन पर है। हालांकि ये वीडियो कब का है और किसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में न तो कोई आधिकारिक बयान सामने आया और न ही वीडियो की सत्यता की पुष्टि हो सकी है। बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद शामिल था, जो बाद में झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं, जबकि एक बेटा मारा गया, जबकि 2 बेटे अभी जमानत पर बाहर हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल अतीक और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में हत्या की गई थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है, वो अभी भी फरार। अतीक के बड़े बेटे उमर लखनऊ जेल में, दूसरे नंबर का बेटा अली झांसी जेल में। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमर पे हत्याकांड में अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद के शामिल होने की बात थी, जो बाद में झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। चौथे नंबर का बेटा आजम और 5वें नंबर का बेटा अब्बास फिलहाल बाहर है, लेकिन पुलिस की नजर इन पर बनी हुई है। अब खबर हिमाचल के संजौली से, जहां अवैध मस्जिद के खिलाफ सनातनियों ने शस्त्र उठाए। मस्जिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई न होने और हिंदुओं पर केस दर्ज होने के विरोध में 10 दिनों पर अनशन से हैं। संजौली का रण, सनातन का प्रण। अवैध मस्जिद के खिलाफ शस्त्र पूजन। शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण का विवाद अब सनातन के सम्मान का रण बन गया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। शस्त्र निकल आए हैं, हाथों में तलवार और धारदार हथियार हैं, जिनकी पूजा की गई और सुक्खू सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर अवैध मस्जिद बंद नहीं हुई तो भी ये लड़ाई शस्त्रों से लड़ी जाएगी। जय भवानी, जय भवानी, जय तारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। दरअसल संजौली की हिंदू संघर्ष समिति पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर है, मगर हिमाचल की सुक्खू सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, जिससे तंग आकर अब हिंदू संगठन जंग की तैयारी में जुट गए हैं। जय श्री राम। हमारा सांकेतिक शस्त्र पूजन था, वो इसी बात का परिचायक था कि प्रशासन है चाहे सरकारें है, जो वादे किए उनको तय सीमा में अमली जामा पहनाया जाए, अदरवाइज ये शस्त्र सिर्फ पूजन करने के लिए या घर में रखने के लिए नहीं है। यही मांग थी कि कल जो शुक्रवार है, कल बिल्कुल भी नमाज ना हो, गलती ना करे, प्रशासन किसी प्रकार की भूल ना करे और मुस्लिम समाज के लोग भी प्रोवोक करने की कोशिश ना करे। 14 नवंबर को हिंदुओं ने संजौली की अवैध मस्जिद में नमाज का विरोध किया था। अवैध मस्जिद को सील करने, बिजली पानी काटने की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस ने हिंदू संगठन के 6 लोगों के खिलाफ ही उल्टा केस दर्ज कर दिया, जिसके विरोध में 10 दिनों से अनशन कर केस वापस लेने की मांग की जा रही है। अब 29 नवंबर को प्रशासन के साथ हिंदू संगठन की बैठक होगी, जिसमें अगर हिंदू समिति की मांगे नहीं मानी गई तो अब शांति से अनशन नहीं, शस्त्र से आंदोलन होगा। आज ये शस्त्र पूजन हमारा सबसे पहला अपना आत्मरक्षा के लिए है, क्योंकि ये लोग मेरी माताओं बहनों को बुरी नज़र से देख रहे हैं। मैं ये सभी बहनों से कहना चाहूँगा कि घर में दराट, घर में तलवारें, ये तीखी रखनी शुरू कर दो। अब अगर इन लोगों ने 29 तारीख को अपने जो वादे किए थे पूरे नहीं होंगे तो सरकार के लिए अति चिंता का विषय होने वाला है, क्योंकि बहुत हो चुका सनातन का धैर्य, अब कहीं ना कहीं पैमाना छलकने लग चुका है। हिंदू संघर्ष समिति का आरोप है कि कोर्ट ने अवैध मस्जिद के हिस्से को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी वहां जुमे की नमाज अदा की जाती है। मुस्लिमों को संरक्षण दिया जा रहा है। शिमला से जी मीडिया के लिए अंकुश डोभाल की रिपोर्ट। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां 6 दिन हो गए लेकिन रायसेन का गुनहगार सलमान अभी भी फरार है। पुलिस तलाश लगातार कर रही है, लेकिन इसी बीच रायसेन में तनाव लगातार बढ़ रहा है। कल हुई पत्थरबाजी के बाद अब मस्जिद से धमकियां दी जाए, भीड़ इकट्ठा होकर मरने मारने की बात कर रही है। जी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है रायसेन का एक ऐसा एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे मस्जिद से आधे घंटे में मारने की बात हो रही है। ये धमकी कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, देखिए। हम लोग की लगभग 15 टीम्स जो है सलमान को अलग अलग सर्च कर रही है। रायसेन में घमासान, टारगेट पर सलमान। जी न्यूज अपील करता है कि सलमान के बारे में, दरिंदे के बारे में जानकारी। रेपिस्ट का सर्च ऑपरेशन,
मस्जिद से मिला समर्थन। 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाला सलमान पिछले 6 दिन से पुलिस को चकमा दे रहा है। सलमान की गिरफ्तारी की मांग पर बुधवार को भी भारी बवाल, हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई। इतनी बड़ी तादाद आप देख लीजिए, मुश्किल बचा रहा है सड़कों पर। और पुलिस जब हालात काबू करने के लिए मस्जिदों में पहुंची तो भाईजान मरने मारने की धमकी देने लगे। ये तस्वीरें रायसेन के गौहरगंज मस्जिद की हैं, जहां पुलिस पहुंची तो भाईजान बौखला गए। दरअसल कल रायसेन में जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, सब कुछ हुआ। यहाँ तक कि जी मीडिया के रिपोर्टर प्रमोद शर्मा को भी पत्थर से निशाना बनाया गया, लेकिन जी मीडिया की टीम मौके पर डटी रही और उसी दौरान गौहरगंज की मस्जिद से मरने मारने की धमकी दी गई। हालांकि जब जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो इलाके में रहने वाले मुसलमान भी रेपिस्ट सलमान के लिए कड़ी सजा की मांग करने लगे। कुछ तो एनकाउंटर तक की बात कर रहे हैं। सलमान जैसे दरिंदे को समाज में कोई जगह नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं। कार्रवाई, कैसी कार्रवाई चाहते हैं? सलमान होना चाहिए सर, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। सलमान का व्यापारी संघ के साथ हमने महिलाओं के लिए योजना बनाई, हमने वसूली करके उनका इंतजाम किया, खाने पीने का हम साथ हैं उनके खड़े थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमें गाली से, इनके नारे से सलमान ने शर्मसार कर दिया है। बिल्कुल पूरी कौम शर्मिंदा है सर, नीचा इसी वजह से। इसी बीच पुलिस की जांच में पता चला कि सलमान 1.5 महीने पहले ही गौहरगंज रहने आया। इस हैवान इलाके में रहने वाली 6 साल की बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। लेकिन अब मोहन फोर्स ने सलमान का हिसाब करने की पूरी तैयारी कर ली है। सलमान की तलाश में 20 टीमें बनाई गई। करीब 300 पुलिसकर्मी सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। सलमान पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया। वो सलमान जो दरिंदा है, एक बार पोस्टर दिखा देता हूँ। सलमान को देख लीजिए, ये देखिए, ये सलमान है। जिस किसी को भी दिखता है, जी न्यूज अपील करता है कि सलमान के बारे में, दरिंदे के बारे में जानकारी दें। ये थाने में लिखा हुआ वांटेड। ये पुराना पोस्टर हो गया, इनाम 30,000 हो गया। अपडेट कर देता हूँ। नाम सलमान है, इसका दूसरा नाम नजर है, पिता सहाबुद्दीन है और ये उम्र 23 साल है, निवासी गौहरगंज है। 1 महीने पहले ही आया था, इससे पहले ये बाहर रहता था। पुलिस की जांच के दौरान आरोपी सलमान के 2 सीसीटीवी वीडियो सामने आए। ये दोनों ही वीडियो 21 नवंबर यानी वारदात के दिन के हैं, जब घटना के बाद सलमान गांव में ही घूमता दिख रहा था। पहला वीडियो रात 9:59 का है, जब वो एक दुकान पर आता है, सिगरेट खरीदता है। दूसरा वीडियो करीब 1.5 घंटे बाद यानी 11:25 का है। इसमें वो सड़क पर पर्पल रंग की शर्ट पहने दिखता है। यानी इतनी जघन्य वारदात के बाद भी आरोपी सलमान आराम से पूरे गांव में घूम रहा था। और अलग अलग जगह सलमान को सर्च किया जा रहा है। अब तक 30,000 का इनाम घोषित इस दरिंदे पे कर दिया गया है। और एसडीओपी शीला सुराणा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। कितनी टीमें सलमान को सर्च कर रही हैं और कहाँ कहाँ, क्या कोई सुराग मिला है? हम लोग की लगभग 15 टीम्स जो है सलमान को अलग अलग सर्च कर रही है। इसमें हम लोग अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरास वगैरह चेक कर रहे हैं और उसको सर्च करने का जल्द प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद रायसेन में तनाव लगातार बढ़ रहा है। हिंदू संगठन सलमान को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये, सलमान 6 दिन से कहां है? क्या उसे कोई बचा रहा है? इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है, लेकिन रायसेन में लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, रायसेन। मस्जिद से 30 मिनट की धमकी वाले वीडियो के बाद हिंदू संगठन खोलकर मैदान में। मस्जिद को अवैध बताते हुए योगी मॉडल की तरह बुलडोजर चलाने की मांग कर रहा है। देखिए, कर्फ्यू जैसे हालात है। कहां पर है? गौहरगंज में। 6 दिन बाद जंगल से लेकर, मस्जिद से लेकर, मदरसे से लेकर हर जगह सलमान को तलाशा गया, लेकिन सलमान मिल नहीं रहा है। अब एक वीडियो निकलकर सामने आया है। एक मौलाना मस्जिद में कह रहा है 30 मिनट दे दीजिए, साफ कर देंगे। वो मस्जिद है बैतुल आलमी और हिंदू संगठन कह रहे हैं वो मस्जिद अवैध है। शिकायत करने जाने वाले हैं। ये भैया बैतुल जो आलमी मस्जिद है वो आपको अवैध क्यों नजर आ रही है? वो तो भाईजान तो कह रहे हैं हमारी मस्जिद तो वैध है। पूरा मुसलमान कहता है वो वैध है, पूरा मुसलमान ही अवैध है, तो उनकी मस्जिद कहाँ से वैध हो जाएगी?
सरकार जांच करा ले। आधे से ज्यादा मस्जिदें उनकी अवैध निकलेंगी वहाँ की। क्या चाहते क्या भाई? इन पे सब पे बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। बुलडोजर मस्जिद पर भी बुलडोजर और पूरे मकान जो बने हुए अवैध तरीके से जो कब्जा कर रखा है, क्योंकि सलमान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कहीं छुप जाए। छुपाने और संरक्षण का काम इन्हीं को दिया जाता। मस्जिद कौन सी है जो अवैध है? वो बैतूली मस्जिद नाम से वहाँ पर उसे जानी जाती है, वो अवैध है टोटल पूरी की पूरी। पुलिस वालों को घुसने नहीं दिया जांच करने के लिए। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने संरक्षण दे रखा है उसके लिए। पूरा यानी कि मुसलमान गोरगंज छोड़ के कल अपने घरों में ताला लगा के चला गया था। क्यों चला गया था? कि हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखाई है। अब हिंदू चुपचाप नहीं बैठे। ये दरिंदे सलमान को कौन बचा रहा है? कौन उसे? ये मौलाना मियाँ जितने हैं उनको किसी मस्जिद या दरगाह में छुपा के रखा है उसको। मध्य प्रदेश योगी की आवश्यकता है की मानने वाले नहीं है। बिल्डर चलेगा, FIR से काम नहीं चलेगा। ऐसी कई FIR पड़ी है। और इस बीच पाकिस्तान की अदियाला जेल से बड़ी खबर। सीएम सोहेल अफरीदी ने प्रदर्शन हो रहा है। इमरान खान से मिलने के लिए सीएम सोहेल गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं सोहेल अफरीदी, जो इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। इमरान पर अफवाहों के बीच अदियाला जेल पहुंचे इमरान खान से मिलने के लिए। इमरान खान से नहीं मिलने देने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ये उसी के बाहर की तस्वीरें हैं। अदियाला जेल से कल दोपहर से लगातार कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, इमरान खान की खैरियत जानने के लिए पहुंच रहे हैं समर्थक। वही खैबर पख्तूनख्वा के सीएम भी मिलने पहुंचे, मिलने नहीं दिया गया तो वहीं प्रदर्शन किया गया। सवाल है कि क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने हैं। बवाल बढ़ता जा रहा है। सरकार का अलग पक्ष है, लेकिन उसके बावजूद अगर इमरान सुरक्षित हैं, जिंदा हैं, तो सामने क्यों नहीं लाया जाए? ट्रेलर ही बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में ये गदर थमने वाला नहीं है, बल्कि हर घंटे खूनी मुकाम तक बढ़ रहा है। यह आशंका नहीं, बल्कि पाकिस्तान से आ रही तस्वीरों में साफ दिख रहा है। इमरान खान की हत्या की वायरल खबर को जिस तरह पाकिस्तानी सरकार और सेना दबाने की कोशिश कर रही है, यह आलम तब है जब समर्थकों की भीड़ को लीड करती हुई इमरान की 3 बहनें बीती रात से ही अदियाला जेल के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं। इमरान खान जिंदा है तो सबूत क्यों नहीं दे रही है सरकार? आदिल जेल में आखिर इमरान के साथ हुआ क्या? इन सवालों के वाजिब जवाब में जितनी देरी हो रही है, शहबाज शरीफ की सत्ता के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इमरान खान के समर्थकों के साथ अब धर्मगुरु भी विद्रोह का बिगुल फूंकने लगे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ गदर का ऐलान कर गए हैं अल्लामा। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ ऐसा आक्रोश इस खबर के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें इमरान की बहनों ने दावा किया है कि भाई से मिलने की मांग पर पुलिस ने उनकी पिटाई की, उनके साथ बदसलूकी की। तीनों बहनों ने शिकायत लिखित रूप से आला अधिकारियों तक पहुंचाई है, लेकिन फिर भी सब चुप। सरकार चुप, सेना चुप, ISI चुप। तो आखिर जेल में इमरान खान के साथ हुआ क्या है? सच जो भी हो, पाकिस्तानी हुक्मरानों का जवाब साफ होना चाहिए, वो भी तब जब आवाम का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका हो। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में जिस पार्टी की सरकार है, उस मुस्लिम लीग के मुखिया नवाज शरीफ तो भड़काने वाली बात कह गए। अब कोई नवाज शरीफ से पूछे कि अगर किसी पर चोरी डकैती का मुकदमा हो तो क्या उसे जेल में ही मार दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है? 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में इमरान का उदय आंदोलन के साथ ही हुआ था। क्या नवाज शरीफ और उनके भाई मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो तारीख भूल चुके हैं? पाकिस्तान में जब आवाम का गुस्सा फटता है तो सेना से लेकर सरकार तक की चूलें हिल जाती हैं। इमरान खान की हत्या की वायरल खबर के बाद पाकिस्तान में जो बवाल है वो उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर के मोहरे बेनकाब हुए। देश से गद्दारी के हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। 19 साल का रेडिकलाइज साजिद या फिर फेक IAS कल्पना या जम्मू में आतंकी नेटवर्क और जमात इस्लामी जैसे बैन आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर, इन सब पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। जम्मू टू महाराष्ट्र, मुनीर के मजहबी मोहरे बेनकाब, जासूसी और आतंकी हमले का खतरनाक प्लान। फरीदाबाद डॉक्टर मॉड्यूल के खुलासे और दिल्ली ब्लास्ट के बाद
देश के खिलाफ साजिश रचने वाले, मजहब के नाम पर देश टहलाने का सपना देखने वालों के खिलाफ हर दिन जांच में खतरनाक खुलासे हो रहे हैं। नूह से पाकिस्तानी जासूस रिजवान की गिरफ्तारी के 6 घंटे बाद एडवोकेट मुशर्रफ उर्फ परवेज को हिरासत में लिया गया। नूह से अब तक पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या किसी बड़े नेटवर्क की इसमें भूमिका है। जबकि संभाजी नगर में कल्पना नाम की महिला से पाकिस्तानी आर्मी अफसरों के नंबर 19 करोड़ का चेक और कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं। जम्मू के बठिंडा से 19 साल के मोहम्मद साजिद को पकड़ा गया है, जिसके मोबाइल से आपत्तिजनक सामग्री, संदिग्ध चैट्स और एक ऐप और व्हाट्सएप पर हुई संदिग्ध बातचीत से बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े टेरर प्लॉट को यहां पर फेल कर दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बठिंडी इलाके से एक 19 साल के रियासी के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसका नाम मोहम्मद साजिद बताया जा रहा है और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये लगातार पाकिस्तानियों आतंकियों के संपर्क में था और एक इसे रेडिकलाइज किया गया था। बताया जा रहा है कि इसे ऑनलाइन रेडिकलाइज करने के बाद जम्मू में अलग अलग जगहों पर हमले करने की प्लानिंग जो है वो यहाँ पर रची जा रही थी, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने समय रहते यहाँ पर विफल किया है। जम्मू कश्मीर में मजहब की आड़ में पाकिस्तान परस्ती कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और जवान टेरर नेटवर्क को तोड़ने में रहम नहीं बरत रहे। टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जमात इस्लामी और ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि हाल के घटनाओं से ये पता चलता है कि टेरर हैंडलर्स ने जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क का नया जाल शुरू कर दिया है। इस टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने और जमीनी लेवल पर सपोर्ट स्ट्रक्चर को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने आज पूरी घाटी में बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेटेड रेड की। ये रेड कश्मीर के 8 जिलों में कई जगहों पर किए गए। श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां समेत कई जिलों में सुबह सुबह ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें पहले या भी बैन जमात इस्लामी संगठन से जुड़े थे, जिसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत बैन किया गया था। डिजिटल डिवाइस और डॉक्यूमेंट समेत बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान जब्त किया है, जिनका एनालिसिस करके आतंकी नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है और उन्हें खत्म किया जा रहा है। छापेमारी का मकसद आतंकवाद के लिए आइडियोलॉजिकल, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट को खत्म करना और इलाके में शांति और नॉर्मल हालात बनाए रखना है। आज अगर हम सुबह तड़के प्री डॉन जो रेड्स हुए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये रेड्स किए गए। आज टारगेट किया गया मुख्य तौर पर जमात इस्लामी के उन लोगों को जो कहीं ये इंट था कि ये कनेक्टेड है इस नेटवर्क के साथ। जम्मू के अलावा महाराष्ट्र के संभाजी नगर में सुरक्षा एजेंसियों ने फेक IAS कल्पना को लेकर हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। 22 नवंबर को संभाजी नगर में राजदूत का दौरा होना था। इसी VIP दौरे को लेकर जांच चल रही थी। होटल की जांच में कल्पना के बारे में पता चला। कल्पना 6 महीने से होटल में रुकी हुई थी। कल्पना अफगानी बॉयफ्रेंड अशरफ से संपर्क में थी। अफगानिस्तान दूतावास के नंबर भी कल्पना के फोन में मिले हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान के गालिब के साथ भी बातचीत करती थी। पेशावर बेस के सैन्य अफसरों समेत उसके फोन में 11 विदेशी नंबर मिले हैं। फिलहाल इन तीनों पाकिस्तानी मोहरों के अलावा एजेंसियों की नजर इनके साथियों पर भी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी कई और खुलासे सामने आएंगे। जम्मू से खालिद हुसैन और रजत वोहरा के साथ संभाजी नगर से विशाल की रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, मदरसा मस्जिदों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। शहर के जितने मदरसे हैं और शहर की जितनी मस्जिदें हैं वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के जितने ठिकाने हैं वहां रेड है। इस वक्त मोटिव एक ही है कि आतंकी संगठन और नेटवर्क के जुड़े हुए जितने लोग हैं या जिनके ऊपर शक है उन सब के ऊपर कार्रवाई की जाए। पुलिस की ये अपील भी है कि लोग जांच में सहयोग करें और जैसे ही कोई संदिग्ध सूचना मिले तो पुलिस को जरूर सूचित करें। उधर हांगकांग के ताइपू में एक बड़ा दर्दनाक हादसा, एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग इतनी भयावह कि अब तक 55 लोगों की मौत की सूचना है। 76 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। सैकड़ों लोग लापता बताया जा रहा है। मुझे 77 सालों में बताया जा रहा है कि हांगकांग में सबसे भीषण आग
का हादसा है जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी बड़ी खबर।